Co-powered by Techno। और फायरिंग में चोटिल गोविंदा को लेकर बड़ा अपडेट। गोविंदा के पैर से गोली को निकाल लिया गया है। गोविंदा की हालत अब बेहतर है तो अस्पताल में भर्ती। गोविंदा को लेकर ये खबर और तस्वीर आपके सामने, क्योंकि यही वो गोली है जो गोविंदा के पैर में आज सुबह लगी थी, जिसके बाद घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और ये गोली आखिर चली कैसे लगी, इसको लेकर भी लगातार पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फायरिंग में चोटिल हुए गोविंदा को आज हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, क्योंकि सुबह 4:45 बजे का वक्त जब गन को साफ करते हुए ही, रिवॉल्वर को साफ करते हुए ही अचानक गोली चली और उनके पैर में लगी। फिलहाल इलाज गोविंदा का हॉस्पिटल में जिस तरीके से चल रहा है, उसके बाद ये तस्वीर भी सामने आई है। गोविंदा के पैर से गोली को निकाल लिया गया है और उनकी हालत में बेहतर बताई जा रही है। गोविंदा के साथ ये हादसा हुआ कैसे, ये भी जान लीजिए, क्योंकि गोविंदा को जब गोली लगी तो उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, इसलिए उन्हें आईसीयू में एडमिट कर दिया गया था। लेकिन हुआ क्या था, वो रिवॉल्वर साफ कर रहे थे। अलमारी में रिवॉल्वर रखी हुई थी और उसे निकालकर जब वो साफ करने लगे तो उसी दौरान ये हादसा हुआ है। और हाथ से रिवॉल्वर गोली घुटने के पास लगी। आपको बता दें, रिवॉल्वर साफ करने के दौरान ये हादसा हुआ। अलमारी में रिवॉल्वर रखने वो जा रहे थे और हाथ से रिवॉल्वर उनकी छूट गई थी। गोली घुटने के पास लगी थी। हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया था। ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया और हॉस्पिटल में फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गोविंदा की तरफ से एक ऑडियो मैसेज भी सामने आया और शिवसेना नेता कृष्णा हेगड़े ने इसे शेयर किया है, जिसमें गोविंदा ने अपने शुभचिंतकों को संदेश दिया। क्या कहा, सुनिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। इस वक्त बेरूत में नसरल्लाह के खात्मे के बाद जिस बात की आशंका थी, लेबनान में आज वो हो गया है। इजराइल दक्षिणी लेबनान में घुस गया है और लगातार हमले कर रहा है। इस वक्त लेबनान में हड़कंप है। करीब 1 लाख लेबनानी पलायन करके सीरिया की ओर निकल गए हैं। इस ऑपरेशन में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। हम आपको इस ऑपरेशन की सबसे नई तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, बड़ी जानकारी क्या मिल रही है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने लेकिन पलटवार किया है। कुछ देर पहले इजराइल पर बड़ा हमला किया गया है। इजराइल के कई इलाकों में मिसाइल हमला किया गया। गश्दान में हमला हुआ है। शेरोन और यारकोन में यह हमला किया गया है हिजबुल्लाह द्वारा। तो जहां इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ देर पहले हमला किया गया है इजराइल के अलग अलग इलाकों में। खास तौर पर जो हमले हुए हैं वो गश्दान, शेरोन और यारकोन में किया गया है। तो इजराइल पर हिजबुल्लाह हमला कर रहा है। उत्तरी इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया हिजबुल्लाह द्वारा। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम कर दिया है। हिजबुल्लाह द्वारा हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल इन हमलों को नाकाम कर रहा है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इलाका इजराइल का जहां पर हमला किया गया लेबनान द्वारा, हिजबुल्लाह द्वारा, और इस हमले को इजरायली डिफेंस फोर्स ने नाकाम किया, इसकी जानकारी दी। लेबनान से मिसाइल अटैक पर आईडीएफ ने बयान दिया है। लेबनान सीमा से कई मिसाइलें अंदर पहुंची है, कहा गया है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। मिसाइल हमलों के बाद कई जगह आग लग गई। तो देखिए, ये तस्वीरें इजराइल की हैं। इजराइल की तरफ से इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया है कि उनके कई इलाकों पर मिसाइल दागी गई है। लेबनान सीमा की तरफ से कई मिसाइलें अंदर आई हैं और इन मिसाइलों को नाकाम किया गया, इन हमलों को नाकाम किया गया। मिसाइल हमलों के बाद कई जगह आग लगती हुई दिखाई दी। रॉकेट और मिसाइलों से हिजबुल्लाह ने हमला किया है। रॉकेट हमलों से रोड पर ट्रैफिक रुक गया है। तो देखिए किस तरह से
हिजबुल्लाह द्वारा हमला किया गया है इजराइल पर। इजराइल ने बड़े हमले किए हैं, लगातार इजराइल द्वारा हमले किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाके पर। अब ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसकी वजह से देखिए जो हमला हुआ उसकी वजह से इजराइल में सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया, गाड़ियां रुक गईं क्योंकि सड़क पर आकर गिरे ये रॉकेट। हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, लेकिन बड़ा ऑपरेशन इजरायली डिफेंस फोर्स कर रही है। दक्षिणी लेबनान में घुसी है इजरायली फौज। सुबह 4 बजे से ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। बॉर्डर के करीब के इलाकों में घुसे हैं सैनिक। टैंकों के साथ लेबनान में घुसी है इजरायली आर्मी। देखिए ये ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की गई थी इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। टैंक तैनात थे सीमा पर और अब आखिरकार इस ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई है। पहले एरियल अटैक्स किए गए, हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप थी उसे खत्म कर दिया गया। लगातार हवाई हमले किए जा रहे थे इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। जो मिसाइलें हैं, जो रॉकेट हैं, जो हथियार डिपो हैं हिजबुल्लाह के, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें खत्म किया गया और अब ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। कमांडो की कई टुकड़ी लेबनान में घुसी हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के बाद ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। बॉर्डर के करीब के इलाकों में घुसे हैं सैनिक। सुरंग और लड़ाकों के मोर्चे की रेकी की गई है। देखिए किस तरह से यहां पर अब बॉर्डर के इलाकों में इजरायली सेना घुस चुकी है। पहले से यहां तैयारी की गई थी, बॉर्डर पर सैनिक तैनात थे, टैंक तैनात थे और अब ग्राउंड ऑपरेशन यानी ग्राउंड ऑफेंसिव की शुरुआत कर दी गई है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। इजरायली सेना की 98वीं डिवीजन के मेंबर तैयारी करते हुए दिखे। लेबनान में घुसने से पहले इजरायली सेना का वीडियो सामने आया। आईडीएफ के पैराट्रूपर्स और 7वीं ब्रिगेड का एक्शन देखने को मिला। उत्तरी जोन में इजरायली सेना की तैयारी किस तरह की है देखिए। अंदर लेबनान की सीमा में घुसने से पहले किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। कैसे तैयारी की जा रही है ग्राउंड ऑपरेशन के लिए, कैसे फोर्सेस तैयार हैं इजराइल की, उसका एक वीडियो जारी किया गया है। लेबनान में घुसने के लिए आईडीएफ जवानों की तैयारी दिखाई गई है इस वीडियो में देखिए। लेकिन हिजबुल्लाह को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक सनसनीखेज दावा किया है। इजराइल पर बड़े हमले की साजिश में था हिजबुल्लाह। नॉर्थ इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले का प्लान था। महिलाओं और बच्चों पर भी थी हमले की प्लानिंग, ये कहा गया है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के बाद आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने यह बयान दिया है। तो डेनियल हगारी का कहना है कि हिजबुल्लाह बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था और उससे पहले ये बड़ा ऑपरेशन इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया है। 7 अक्टूबर जैसे हमले की प्लानिंग की जा रही थी। लेबनान में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन पर डेनियल हगारी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। The Israel Defense Forces is conducting limited and targeted raids along Israel's northern border against the threat Hezbollah poses to civilians in northern Israel. These localized ground raids will target Hezbollah strongholds that threaten Israeli towns, kibbutzim, and communities along our border. Hezbollah turned Lebanese villages next to Israeli villages into military bases, all ready for an attack on Israel. Hezbollah had prepared to use those villages as staging grounds for an October 7th style invasion into Israeli homes. Hezbollah planned to invade Israel, attack Israeli communities, and massacre innocent men, women, and children. इस बयान के बाद बड़ा सवाल ये कि 7 अक्टूबर जैसा हमला क्या फिर होने वाला था? 7 अक्टूबर जैसा हमला करने वाला था क्या हिजबुल्लाह? उत्तरी इजराइल के लोगों पर अटैक की तैयारी थी। हमले के लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी, ये कहा जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। 7 अक्टूबर की तरह हमले की बड़ी प्लानिंग थी। लेबनान सीमा से सटे लोगों पर यह हमला किया जाना था, कहना है इजराइल का। निर्दोष लोगों की हत्या की प्लानिंग में था हिजबुल्लाह, इस वजह से यह हमला किया गया। ग्राउंड ऑपरेशन करना इस वजह से जरूरी था, यानी इजराइल द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए लेबनान में कि इस वजह से जरूरी था क्योंकि हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर जैसा एक हमला इजराइल की सीमा में घुसकर करने वाला था।
7 अक्टूबर 2023 जैसा हमला हिजबुल्लाह करने वाला था, क्या हुआ था लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को, जिसके बाद से पूरा इलाका इस वक्त तक धधक रहा है। यहाँ पर जंग चल रही है। इजरायली सीमा में घुसा था हमास। ये हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को। सीमा में घुसकर उसने कत्लेआम किया था। बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। जो अगवा किए गए थे लोग, उन्हें अभी तक अपने पास रखा हुआ है बंधकों को। दक्षिणी इजराइल के रीम में ये अटैक किया गया था हमास द्वारा। नोवा म्यूजिक फेस्ट में ये बड़ा हमला किया गया था। इसके बाद इजराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी। 250 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया गया था, यानी 250 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे हमास के लड़ाके। अगवा किए गए लोगों को गाजा ले जाया गया। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने गाजा पर हमला किया और एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जो अभी तक जारी है। ईरानी प्रॉक्सी ने लेकिन एकजुट होकर इजराइल पर 4 फ्रंट से हमले का प्लान तैयार कर लिया है, ये कहा जा रहा है, जिसके लिए हथियार ईरान से मिल रहे हैं। यानी अरब में महाविध्वंसक दौर शुरू हो चुका है, जिसका एपिसेंटर अभी इस वक्त लेबनान बना हुआ है। अभी तक तो इजराइल रिहर्सल कर रहा था। तबाही का सबसे विध्वंसक दौर अभी शुरू होना बाकी है। और वो कैसे होगा, ये उसी का ट्रेलर है। नसरल्लाह को मारने के बाद इजराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं और इस बार भी बैरूत को टारगेट किया गया। बैरूत में बमबारी के बाद ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी, चीख पुकार मचने लगी, लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। ये बेल्बिक से आई तस्वीरें हैं, जहां एक बार फिर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 2 इमारतें जमींदोज हो गईं। कई लोग उसमें दब गए। 24 लोगों के दबकर मरने की खबर आ चुकी है, जबकि 29 गंभीर रूप से जख्मी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये हमले दिन के उजाले में किए गए, लेकिन आज की रात लेबनान के लिए उससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है, क्योंकि रात में आईडीएफ के कमांडो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। ब्लू लाइन को पार करके दक्षिणी लेबनान में कहर बरपा सकते हैं। ये उसी की तैयारी का वीडियो है। किरियत शिमोना में टैंक डिप्लॉय किए जा रहे हैं, साथ ही रॉकेट और मिसाइल सिस्टम भी भेजे जा रहे हैं, जिससे ग्राउंड ऑपरेशन में मदद मिल सके। इसी तरह की कई खेप लेबनान बॉर्डर पर पहुंचाई जा रही है। हालांकि अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने हामी नहीं भरी है, बल्कि पेंटागन की तरफ से कहा गया है इजराइल लेबनान पर लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, जिसकी तीव्रता भी कम हो सकती है। अब इस ग्राउंड ऑपरेशन की लिमिट क्या होगी और ये कितने दिन तक चलेगा, इस पर साफ तौर पर अमेरिका कुछ भी नहीं कह रहा है। रात के अंधेरे में इजराइल लेबनान की तबाही के लिए कितना बारूद झोंकेगा, इसके लिए अमेरिका ने कोई रोक नहीं लगाई। यानी सिर्फ बयानबाजी का दौर जारी है और इजराइल पूरी तरह से लेबनान को मिटाने की तैयारी में है। जिस तेजी से हथियार उत्तरी बॉर्डर पर लगाए गए हैं, उससे साफ है इजराइल रुकने वाला नहीं है, बल्कि वो लेबनान में घुसकर गाजा जैसा संहार करने का ब्लूप्रिंट बना चुका है। अब बस एक ही रास्ता है जो इजराइल को रोक सकता है। अगर ईरानी प्रॉक्सी 7 फ्रंट से इजराइल पर हमला करेंगे तो इजराइल डिफेंसिव मोड में आ सकता है। ऐसा नहीं हुआ तो लेबनान को दूसरा गाजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ कारपेट बॉम्बिंग से लेबनान को दहलाया जा रहा है, दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। दरअसल ये ग्राउंड ऑपरेशन से पहले की तैयारी है। जब एयरफोर्स रास्ता क्लियर करती है, उसके बाद आगे का काम ग्राउंड फोर्स का होता है। ये ठीक वैसे ही रणनीति है जैसी गाजा में इजराइल ने अपनाई।
दिन के उजाले में इजराइल के जेट बम बरसा रहे थे और रात में आईडीएफ कमांडो चुन चुनकर ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाकों को मारते थे। अब ऐसा ही हाल लेबनान का होने वाला है। अभी तक पिछले एक हफ्ते में इजराइल 3,500 मिसाइलें लेबनान पर दाग चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा शहर तबाह हो चुके हैं। 3 लाख लोग पलायन कर रहे हैं। लोग सड़क और खुले मैदान में सो रहे हैं। खासतौर से लेबनान बॉर्डर पर भीड़ बढ़ती जा रही है। अधिकतर लोग सीरिया भाग रहे हैं। इसके अलावा कुछ गोलन हाइट्स पर भी इकट्ठा हो रहे हैं, जबकि कई पूर्वी भूमध्य सागर में छोटे जहाजों पर सवार होकर मिस्र जा रहे हैं। लेबनान के लोगों को इस बात का डर है कि इजराइल पूरे लेबनान को मिट्टी में मिला देगा, इसलिए वहां से लोग भाग रहे हैं। क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी ने अगर हमला किया तो इजराइल भड़केगा और वो हमले तेज कर देगा। वैसे भी पेंटागन ने प्लान बनाया है एक साथ ईरानी प्रॉक्सी पर हमले किए जाएं जहां वो सक्रिय हैं, उनके ठिकानों पर वार किया जाए। पेंटागन ने बाइडेन को प्लान बताया है कि प्रॉक्सी ठिकानों पर एक साथ हमले किए जाएं, यमन, सीरिया, इराक, लेबनान और ईरान। ऐसा करने से ईरान भी प्रॉक्सी संगठनों को हथियार सप्लाई नहीं कर पाएगा। उधर अमेरिका और इजराइल मिलकर प्रॉक्सी गुटों का काम तमाम कर देंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी ने हमले शुरू कर दिए हैं। साफिद में लेबनान से हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है, जबकि हाइफा पोर्ट पर हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागकर जता दिया है कि नसरल्लाह के मारे जाने पर वो कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले देख दूसरे प्रॉक्सी में भी जोश भरा है। अब हूती ने लाल सागर में घेराबंदी शुरू कर दी है, जबकि गोलन हाइट्स में सीरिया और इराक से पहुंचे प्रॉक्सी लड़ाके इजराइल में गुरिल्ला वार करने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। लेबनान के लोगों को लेकिन एक बड़ी वार्निंग इजराइल ने दी है। साउथ लेबनान को तुरंत छोड़ें, लोग ये कहा है इजराइल ने। लोगों को अपनी ढाल बना रहा है हिजबुल्लाह, ये कहा है इजराइल ने। यानी हिजबुल्लाह लोगों को, आम नागरिकों को अपनी ढाल बना रहा है। तुरंत इस इलाके को छोड़ दें, और बड़ी संख्या में लोग छोड़ रहे हैं इस इलाके को। लेबनान को छोड़कर वो सीरिया की तरफ जा रहे हैं। 1 लाख के करीब लोगों को यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जानकारी मिल रही है कि उनका पलायन होगा। बड़ी संख्या में लोगों ने इस इलाके को छेड़ा है। पिछले कई दिनों से लोग सड़कों पर सो रहे थे और अब सीरिया की तरफ पलायन भी कर रहे हैं। और ग्राउंड ऑफेंसिव के दौरान भीषण जंग जारी है। आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच ये जंग चल रही है। साउथ लेबनान में जंग छिड़ी हुई है हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच। इजरायली डिफेंस फोर्स बहुत समय से तैयारी कर रही थी इस ग्राउंड ऑपरेशन की। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद इस बड़े ग्राउंड ऑफेंसिव की शुरुआत की है, जिसमें भीषण जंग हो रही है इस वक्त दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच। זה לא מספיק שמועים. שש. तो देखिए किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स का। इजरायली डिफेंस फोर्स पिछले काफी वक्त से तैयारी कर रही थी इस ग्राउंड ऑपरेशन की। ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर कब शुरुआत होगी इजरायली डिफेंस फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशन की, तो आखिरकार अब ग्राउंड ऑफेंसिव की शुरुआत हो चुकी है। मिडिल ईस्ट वॉर जोन से इस वक्त लेकिन जो 4 बड़ी खबर आ रही हैं वो दरअसल बता रही हैं कि क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट के इस वॉर फ्रंट पर। सबसे पहली और बड़ी खबर यह कि लेबनान में 11 घंटे से ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। आखिरकार इस ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है इजरायली डिफेंस फोर्स का, क्योंकि वो एक दूसरे देश की सीमा के भीतर दाखिल हुए हैं और वहां दाखिल होकर उन्होंने अब ये हमले शुरू किए हैं। दक्षिण लेबनान में विध्वंसक बमबारी हो रही है।
हिजबुल्ला और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच 1 लाख लेबनानी सीरिया की तरफ भागे हैं, यानी पलायन हो रहा है यहां से आम लेबनानी नागरिकों का सीरिया की तरफ। सीरिया में भी भीषण एयर स्ट्राइक की गई है, सीरिया में भी एयर स्ट्राइक की गई है ताकि वहां पर भी अगर हिजबुल्ला के लड़ाके जाते हैं तो उन्हें वहां पर भी शरण ना मिले। तो ये जो तस्वीर है इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन के बाद दिखाई दे रही है। ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है, यानी आप समझें कि इजरायली डिफेंस फोर्स एक दूसरे देश में घुसकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस्माइल हानिया और नसरल्ला को खत्म कर इजराइल ने हमास हिजबुल्ला को बहुत कमजोर कर दिया है। अब उसके टारगेट पर हुती हैं। ऐसे में इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दावा है कि इराकी रेजिस्टेंस और सीरिया में मौजूद प्रॉक्सी संगठन इजराइल के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए इजराइल ने सीरिया पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल की नॉन स्टॉप स्ट्राइक से ईरानी प्रॉक्सी में कोहराम मचा है। ऐसे में अब इराकी रेजिस्टेंस ने मोर्चा संभाल लिया है। इराक में मौजूद ईरान समर्थित संगठनों ने इजराइल पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस हर घंटे इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन अटैक कर रही है। इराक में मौजूद कताइब हिजबुल्ला, असाइब अल हक, हरकत हिजबुल्ला अल नुजाबा, बद्र ऑर्गेनाइजेशन और कताइब सैयद अल शुहादा संगठन ने इजराइल के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। बीते 24 घंटे में इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें और 40 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं। इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस उत्तरी इजराइल और अकाबा की खाड़ी से लगते इजरायली शहरों को दहला रही है। रेजिस्टेंस फोर्सेस के प्राइमरी टारगेट पर इजराइल की पोर्ट सिटी इलात है। इलात पोर्ट पर इराकी रेजिस्टेंस ने ड्रोन से हमले किए हैं। ये आज सुबह सूरज उगने से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब एक इराकी ड्रोन इलात पोर्ट पर नजर आया। इराकी रेजिस्टेंस का दावा है कि यह ड्रोन यहां रखे कंटेनर से टकराया, जिसके बाद एक छोटा धमाका देखा गया। रेजिस्टेंस फोर्स के हमले दिन में भी जारी रहे। ये वीडियो कताइब हिजबुल्ला ने जारी किया है। दावा है कि कताइब हिजबुल्ला ने इलात पर दिन में भी आत्मघाती ड्रोन से हमले किए। सिर्फ इतना ही नहीं, इराकी रेजिस्टेंस ने उत्तरी इजराइल पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। रेजिस्टेंस फोर्स ने अपने संयुक्त बयान में कहा, हम आज भी इजरायली कब्जे का विरोध करते हैं। फिलिस्तीन और लेबनान में इजराइल ने मासूम लोगों को मारा है। नरसंहार के जवाब में हमने इलात के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया। इजराइल पर ऐसे हमले आने वाले दिनों में और तेज होंगे। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स भले ही इजराइल को निशाना बना रही है, लेकिन इजराइल के टारगेट पर इस वक्त सीरिया है। इजराइल ने सीरिया में भीषण बमबारी की है, जिसमें अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। बीते 24 घंटे में अमेरिका और इजराइल ने सीरिया में भीषण बमबारी की। अमेरिका ने 2 जबकि इजराइल ने 1 इलाके पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी हमले में 37 लड़ाकों के मारे जाने की खबर है, जबकि इजरायली स्ट्राइक में राष्ट्रपति बशर अल असद के भाई के मारे जाने का दावा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें सीरिया के कुदसिया की हैं। दावा है कि तस्वीरों में नजर आ रहा विला बशर अल असद के भाई मेहर अल असद का है, जिस पर इजराइल ने स्ट्राइक की। विला के कई हिस्सों में बमबारी के निशान हैं। बमबारी में मेहर की मौत होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक सीरिया की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। मेहर अल असद सीरियन आर्मी की 4th डिवीजन का कमांडर है। सीरिया में दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता रहा है। सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी को मेहर ही कंट्रोल करता है।
माना जाता है कि सीरिया की चौथी आर्मर्ड डिवीजन ने ही देश में बशर अल असद के खिलाफ बगावत करने वालों को बुरी तरह कुचला था। ऐसे में बशर सरकार के विरोधी सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इजराइल और अमेरिका इराक को छोड़ सीरिया में बमबारी क्यों कर रहे हैं? साथ ही असद के भाई को निशाना क्यों बनाया गया? दरअसल इसकी वजह है असद और नसरल्ला की दोस्ती। नसरल्ला और बशर अल असद के रिश्ते बेहद करीबी रहे हैं। सीरिया में गृह युद्ध छिड़ने के बाद दोनों करीब आए। अलेप्पो पर दोबारा कब्जा करने में नसरल्ला ने असद की मदद की। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके सीरियन फोर्स की तरफ से लड़ते हैं। ऐसे में अमेरिका और इजराइल को डर है कि सीरिया में हिजबुल्लाह लड़ाके एकजुट हो सकते हैं। लेबनान से निकलकर उनके लिए सबसे महफूज जगह सीरिया माना जा रहा है। सीरिया इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में पहले ही इजराइल विरोध की सारी संभावनाओं को खत्म करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात जम्मू कश्मीर चुनाव की। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर चुनाव में अनोखी तस्वीर सामने आई है। बारामूला में आतंकियों के पिता ने डाला वोट। अपने बेटे से हिंसा छोड़ने की अपील भी की। सोपोर में सक्रिय आतंकी है उमर और बिलाल और उनके पिता ने वोट डाला है। आइए आपको सुनवाते हैं आतंकियों के पिता ने क्या कहा। मुश्किल मोहम्मद उमर मीर गुजारिश अगर सह ये कुछ जाए सह गौमी लोर हंगामा शामिल सह कर सिलेंडर तस बचे जिंदगी। अगर सह कुछ जाए दूर तेल कर खानदार बस पुन घर तस जिंदगी बचे अस तो सह भटक्यावा या भटको तस क्या गो क्या न गो तो बस कर तस बे अक लट गुजारिश सह गौमी लोर हंगामा मज शामिल तो अस त्रो वोट यह जमहूरी हक यह आईनी हक तो अस त्रो पन्ने मर्जी पे वोट। अत मे कह नौकर पुलिसन नौकर फौजन कह जबरदस्ती अस त्रो पन्ने मर्जी पे सुबह 7 बजे बग वोट त्रावने अस त्रो वोट रजाई रग बस पन्निस लड़कस गुजारिश करान ये तो छुक अम गश फेर बाद यह वत सही कह वत सही कह फेर वापस मजूर कर पन डेरस पे पन्निस घरस मज ये पन मजूर मशगत कर पन घर चलाव यह वत सही कह वत से गई तमाम लोग त खराब गांव त गई खराब अस गई खराब बस मेहरबानी करान पन्निस गुजारिश पन्निस बिलाल अहमद मीरस सबस ये वापस। एक और बड़ी खबर, म्यांमार और मणिपुर के हालात पर बोले हैं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उन्होंने कि हालात स्थिर हैं लेकिन तनावपूर्ण बने हुए हैं। अफवाहों को रोकने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हम विश्वास बहाली के लिए काम कर रहे हैं। हमने बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए हैं, कहा गया उनके द्वारा। In the lighter vein, एक के साथ एक free, because Manipur was a problem and now you have the Myanmar problem also coming in. So as far as Manipur problem of we see in May 2023, it all started with a rumor that there was a Anglo-Kuki War Centenary Gate which is being burnt. It was not being burnt. I have gone on ground and confirmed from everyone. The situation may be stable today, but it is tensed. Now, what all can be done about it? But before that, what all other things which have happened? What you talked about, internally displaced people, the number reached to 60,000. Of course, with our perseverance now that has come to below 40,000. And we are trying to calm down the situation. We are trying to bring in the trust. We are trying to restore the trust. It will take its own time. Because when the social cracks or the social fracturing takes place, it takes own time to kind of recover. But what has also happened that we've been able to recover a large number of weapons. Approximately, if I can say that 25% of weapons have already been recovered. And double the weapon which are of local kind, that also been recovered. Out here what we are looking at, that we should not allow wrong narratives to be built up. For example, there was a narrative of the bomb drones. We have gone on ground and checked up, there is no bomb drone. There was another wrong narrative which was said 900 anti-national elements have infiltrated. We checked up, there is nothing like that. So if we control that, I think things will be all right.
और अब बात हरियाणा चुनाव के सियासी घमासान की। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। TV9 से खास बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी के दामाद वाले बयान पर पलटवार किया है। वाड्रा ने कहा है कि खट्टर सरकार ने ही उन्हें 2 बार क्लीन चिट दी थी, लेकिन चुनाव आया तो बीजेपी गलत आरोप लगा रही है। रॉबर्ट वाड्रा से संवाददाता कुमार विक्रांत ने खास बातचीत की है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिंदुस्तान के सबसे रसूखदार परिवार गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा साहब। वाड्रा साहब, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। सर, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में चुनाव है और चुनाव में आपकी दिलचस्पी हमेशा रहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप मुखातिब हुए थे। कैसे देखते हैं इन चुनावों को, क्या आपकी नज़र है पहली? मेरा अनुभव जो है कि लोगों से हरियाणा में जब मैं मिलता हूँ, चाहे वो दंगल में हो या जो महिला पहलवान हैं उन लोगों के बीच में, या काफ़ी समय से जो कोविड का समय में जहाँ मैंने लोगों की मदद की, और जो भी संस्थाएं होते हैं जब मैं जाता हूँ अपने धार्मिक दौरे पर, और जो बच्चे होते हैं विकलांग हो या अंधे हों, तो उन संस्थाओं में जाता हूँ, मेरे को बुलाया जाता है। तो मेरा अनुभव हमेशा रहा है लोगों के बीच में रहने का, समझने का, और यही है कि लोग नाराज़ हैं बीजेपी की सरकार से हरियाणा में, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा था वो कभी भी पूरा नहीं किया। हरियाणा में बेरोज़गारी के इशू हैं और किसानों की सुनवाई नहीं हुई। तो जहाँ इतने पानी से डूब पड़ा, तो जिनके पास भी नौकरी थी वो नहीं पहुँच पाए, तो वो बहुत घबराए हुए थे कि हमें नौकरी से निकाल ना दिया जाए। तो मेरा अनुभव यह है कि लोगों ने 2 टर्म दिया बीजेपी का, और ज़रूर चाहे उन्होंने CM बदला या जो भी वायदे किए पूरे नहीं किए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार शुरुआत उन्होंने प्रचार की इन चुनाव में जम्मू कश्मीर से की, और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि मेरा खास लगाव है जम्मू कश्मीर से। वहाँ की सियासत पर आपकी क्या टिप्पणी है? ज़रूर देखिए, मैं बोलूँगा देश भर में लोग, देश की जनता अब गुमराह नहीं है। अब जो बीजेपी चाहती है कि अलग अलग मुद्दे डाल के या मतलब गलत आरोप लगाकर लोगों के बारे में या एजेंसियों का दुरुपयोग करके कि जनता को गुमराह करेंगे, पर जनता जागरूक है और ज़रूर बदलाव चाहती है कि कांग्रेस की सरकार चाहती है पूरे देश भर में, और जम्मू कश्मीर तो ज़रूर चाहती है कि चाहे गठबंधन हो NC और कांग्रेस का, और क्योंकि उमर जी भी हम काफ़ी क्लोज रह चुके हैं, दोस्त रह चुके हैं, और उनकी जो सोच है कि बस देश भर में और खासे उनके स्टेट में कि प्रगति होनी चाहिए और भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो बीजेपी हमेशा माहिर है इसमें। और ज़रूर प्रगति का मतलब कि रोज़गार दें लोगों को, महिला की सुरक्षा, और सेक्युलर रहे। वाड्रा साहब, जब चुनाव आता है तो खासकर बीजेपी के नेता, और छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े नेता, उनकी जुबान पर आरोप आ जाते हैं रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दामाद, भ्रष्टाचार ये कांग्रेस की निशानी है, जब वो आते हैं तो यही करेंगे। देखिए, जब किसी सरकार, मैं खुद बोलूँगा, मैं काफ़ी हैरान था कि प्रधानमंत्री जो एक लीडर हैं इतनी आबादी के देश भर में, कि वो जिस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं वो किसी को शोभा नहीं देते हैं। और आपने जनरल इलेक्शन में भी देखा था अभी, और अब स्टेट इलेक्शन है कि फिर वो मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं कानूनी तौर से देखूंगा कि वो कहेंगे कि नहीं, मैंने खाली दामादों की बात की, नाम नहीं लिया, दामादों की बात की, या और फिर दलालों की कौन ऐसे जो अक्षर इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मैं कहूँगा कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो इस्तेमाल करेंगे। जो लीडर हैं वो प्रगति की बात करते हैं, वो एकजुट होने की बात करते हैं, वो जो लोगों की मुश्किलें हैं उसका समाधान ढूंढते हैं। पर यहाँ वो, जब उन्होंने, जो मैंने अभी बोला है, अगर उन्होंने वो किया नहीं तो फिर वो सहारा लेंगे गांधी परिवार का, रॉबर्ट वाड्रा का, और कई बारी खाली हरियाणा और राजस्थान नहीं, जहाँ भी इलेक्शन होता है तो मेरा नाम याद रखेंगे, मेरा नाम इस्तेमाल करेंगे, गलत आरोप दोबारा लगाएंगे कि मुझे बुरी नज़र से दिखाई दिया जाए, या गांधी परिवार पे कोई इशू आए कि क्योंकि मैं
गांधी परिवार का सदस्य हूँ, तो जो वो राजनीति करते हैं वो एक पर्सनल राजनीति करते हैं। वो जिस तरीके की मैं कहूँगा ऑलमोस्ट जैसे गाली होती है वैसे है, पर दामाद एक पूरे हमारे सभ्यता में और हमारे देश में ज़रूर उनको रिस्पेक्ट किया जाता है दामादों को, पर जिस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड्स वगैरह, वो लगता है कि वो गाली गलौज तक करते हैं, पर इससे कुछ बदलाव नहीं आने वाला। इसी में जोड़ दूं अगर कि अमित शाह कहते हैं 3D, दलाल, डील और दामाद, वो भी नाम नहीं लेते आप? देखिए, मेरा काफ़ी अनुभव रह चुका है, 10 साल 11 साल हो गए हैं इनके साथ, कि 2013 से उन्होंने शुरू किया मेरे बारे में गलत बोलना, गलत आरोप लगाना बेबुनियाद, जिसमें ना कोई सब्सटेंस था, ना कुछ उनको मिला है। उन्होंने चाहे वो जितनी भी एजेंसियां हैं, आप इनकम टैक्स ले लीजिए, आप CBI ले लीजिए, आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सबको पता है कि मैं 15 बारी गया हूँ, जितने भी सवाल थे उसके जवाब दिए, जितने भी दस्तावेज जो भी उनको चाहिए थे वो उनको दिए गए हैं, मेरे कानूनी तौर से भी हर चीज़ उनको जवाब दिया गया है, पर वो चुकते नहीं हैं कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेना। और इन 10-11 साल में मैंने बहुत सीखा है, इनको झेलना सीखा है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो मुस्कुराता हूँ कि मुझे मेरी जो कहते हैं जैसे लाठी जैसे इस्तेमाल, मतलब वो करते हैं कि उनको बैसाखी या जो भी बोलते हैं कि मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है हमेशा, पर इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने जो उन्होंने अगर कुछ अच्छा किया होता अपने स्टेट में तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं, उन्होंने इसलिए लिया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब अटैक करते हैं अडानी पर और उन्हीं अडानी की फ़ोटो हरियाणा में दिखती है रॉबर्ट वाड्रा के साथ, इसका जवाब मांगती है राहुल गांधी से और रॉबर्ट वाड्रा से। देखिए, मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ, मैं पूरे दुनिया भर से जितने भी लीडर आते हैं हमारे देश में, जितने भी उनसे मिलने का मौका मिलता है मुझे और उनसे सीखने को मिलता है मुझे, तो और फिर अलग बिजनेसमैन हों, अलग खिलाड़ी हों, सब मिलने आते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी के साथ मेरा कोई काम काज करने का कोई तरीका हो या कोई रिश्ता ऐसा हो। और स्मृति ईरानी जी को मैं यही बोलूँगा कि आप जो महिला रेसलर थे उनके साथ एकजुट होइए, मणिपुर जाइए और अलग अलग ऐसे काम करिए जहाँ जिसके वजह से हो सकता है अमेठी में आपकी जीत रहती, पर वो किशोरीलाल शर्मा से हारे हैं। थोड़ा सा एक और सवाल है, परिवार की आपने बात की, बहुत दिनों से चर्चा थी, आखिरकार वो घोषणा हो गई कि प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी अब जब भी चुनाव होंगे वहाँ पर। तो आपके बारे में कहा जाता रहा, आप खुद भी कहते रहे कि तमाम जगह से डिमांड है, तो आप कब सक्रिय राजनीति में आएंगे, कुछ सोचा है अपने बारे में? पहले तो मैंने हमेशा चाहा कि प्रियंका खाली प्रचार में ना इस्तेमाल किए जाए, और जब भी लोगों की मुश्किलें होती हैं तो ज़रूर प्रियंका उतरती हैं, और मुझे हमेशा लगा कि उनकी जगह संसद में है और एक सांसद के रूप में मैं उनको देखना चाह रहा। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरे को कोई चीज़ दी जाए, जैसे कोई गद्दी दी जाए या कोई पोजीशन दी जाए जैसे राज्यसभा। मैं चाहूँगा कि मैं अपनी मेहनत से आऊँ, पर अभी उसके लिए समय है, पर मैं लोगों के बीच में हूँ, जो भी जब भी मैं सेवा कर सकता हूँ मैं हमेशा होता हूँ, और मैं उसको जब भी कोई मुश्किल आती है उसको मैं सीखता हूँ उससे, मुझे ये लगता है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर जी मेरा नाम लें, पूरे ज़रूर लें, और लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। सर, राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं अब, उसके बाद आपकी कोई राजनीतिक गुफ्तगू हुई है उनके साथ, कोई बातचीत हुई है? क्या सोचना है उनका और क्या आपसे बातचीत? देखिए, मैंने तो बहुत बदलाव देखा है उनमें, और वो बहुत ही फोकस हैं अब, और बस यही चाहते हैं कि जो असल में लोग बदलाव ला सकते हैं, जो ग्राउंड से जुड़े हों, वो आए, आगे कदम लें। सर, प्रियंका गांधी को एक नेता के तौर पर और एक पत्नी के तौर पर, दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप? मैं यही कहूँगा कि वो जब भी जो भी अपने मन लगन से करते हैं, मतलब अगर आप देखेंगे कि लोगों के बीच में हो या अपना घर चलाने का तरीका हो, बच्चों के साथ हो, और
वो अपने मन लगन से पूरे जान से फोकस करके ध्यान से अपना काम करते हैं। तो यही मैं देखूंगा कि वो मैंने पाया और समझा है उनके बारे में कि चाहे वो पत्नी के तौर पे हो, माँ के तौर पे हो, या अगर अब राजनीति में हो, तो वो पूरा ध्यान देंगी, पूरा मन लगन से काम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो बातें बताई, और TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। आप राजनीति में आए, कब आएंगे ये आप और परिवार तय करेगा। तो ये थे रॉबर्ट वाड्रा। दिल्ली से कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष। और अब आपको TV9 पर गोविंदा का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से मिलवाते हैं। सुबह 5 बजे अस्पताल आए थे गोविंदा के पैर से खून बह रहा था, बताया डॉक्टर ने। गोली निकाली गई है और अभी गोविंदा की हालत बेहतर है। गोविंदा को 3 से 4 हफ्ते तक रेस्ट भी अब करना होगा। गोविंदा को जिस डॉक्टर ने ट्रीट किया उन्होंने ये अहम जानकारी दी है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। अभिनेता गोविंदा का इलाज करने वाले डॉक्टर रमेश अग्रवाल हमारे साथ में हैं, क्रिटिकेयर अस्पताल के। डॉक्टर साहब, जब गोविंदा पहुंचे थे उस वक्त क्या स्थिति थी, कहां पर बुलेट लगी थी, किस टाइप की इंजरी थी? नहीं, उनको बुलेट लगी थी लेफ्ट लेग में, नी जॉइंट के नीचे, और उनके पैंट में ब्लड आ रहा था, निकल रहा था सुबह 5 बजे। उसके बाद कुछ जानकारी आप लोगों को दी गई कि कैसे लगी, आपने क्या ट्रीटमेंट किया और अभी क्या स्थिति? उन्होंने स्टेटमेंट दिया कैसे लगी है, वो उनका रिकॉर्ड है। कुछ एक्सीडेंटली उनकी रिवॉल्वर शायद नीचे गिर गई, उससे बुलेट उनके पाँव में लगी। हॉस्पिटल आने के बाद उनका सर्जरी हो गया है, बुलेट निकाल दिया गया है, ऊन हील अप हो रहा है और उनको रेस्ट कर रहा है। तो कितने दिन का बेड रेस्ट आपने सजेस्ट किया है, और क्या ज्यादा इंजरी है, किसी हड्डी वगैरह पे लगी है क्या बुलेट? लेफ्ट साइड की हड्डी में टिबिया बोन जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ी इंजरी है। टोटल हील अप होने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे उनको। लेकिन अगर हड्डी में बुलेट लग जाए तो हड्डी क्रैक हो जाती है, तो ऐसे में चलने फिरने में दिक्कत, ऐसी कोई समस्या भविष्य? अभी तो नहीं लग रहा है ऐसा, बट वो सारे प्रिकॉशन किए जाएंगे जी। तो आपने एक्सरे वगैरह ये सारी चीजें, उसमें कुछ हड्डी में दिखाई दे रहा है? नहीं, और कुछ नहीं, हड्डी में उनकी बुलेट से जो निकल गई है अभी। जी। तो अभी 3-4 दिन के बेड रेस्ट के बाद एक बार दोबारा आप लोग जांच करेंगे कि क्या हड्डी को किसी तरह का डैमेज हुआ है? जी हाँ, उनकी जांच होगी, रेगुलर जांच होगी उनकी। सामान्य तौर पर चलने फिरने में कोई मेडिकली एडवाइस दिया है आप लोगों ने कि क्या प्रिकॉशन लेना, उनको रेस्ट लेना पड़ेगा, 3 से 4 हफ्ते रेस्ट लेना पड़ेगा। बाद में जब वो वॉक करेंगे तो भी वो उनको सपोर्ट के साथ वॉक करना पड़ेगा, जिसको हम वॉकर बोलते हैं जी, वो सब करना पड़ेगा। वेट उस पर नहीं डाल सकेंगे अभी वो। वेट भी काफी ज्यादा है, तो ऐसे में उनको चलने फिरने में दिक्कत हो सकती, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, ही इज टेकिंग द प्रिकॉशन। तो कितने दिनों के अंतराल में आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आफ्टर डिस्चार्ज दिखाना पड़ेगा? नहीं, वो तो मुझे रेगुलर दिखाते रहते हैं, वैसे भी दिखाते रहते हैं। एक फाइनल क्वेश्चन सर कि क्या क्या टेस्ट कराए गए, टेस्ट क्या क्या कराए गए? तो टेस्ट भी जो रूटीन टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, वो सब किए गए। Co-powered by Techno.